कैसे दो चार्जेस के बीच में लगेंगे? पॉइंट चार्ज। चार्ज। या चलो बच्चों, आज कूलम्स लॉ से रिलेटेड छोटे 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 क्वेश्चंस को करेंगे। और इवन जो बायोलॉजी वाले बच्चे लोग बोलेंगे भले ये तो क्या था, इजी तो था, है ना, वैसे अपन लोग लेते हैं। और हमने लिया यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में मैंने लिया एक डिस्टेंस, एकदम फाइनाइट डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में। और ये दोनों चार्जेस के बीच में दोनों चार्जेस को मैंने ले लिया पॉजिटिव, है ना। और डिस्टेंस है मेरा r, है ना। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आया r। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, है ना, a and b, we know that it is equal to 1/4 pi epsilon naught। अगर ये चार्ज q1, ये चार्ज q2, तो q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो a ने b को धक्का मारा और मैंने कहा b पे धक्का लगा a की वजह से। और यहाँ पर जो a को b ने धक्का मारा तो a पे फोर्स लगा b की वजह से। दोनों का दिशा देखो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और दूसरी बड़ी बात ये होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये सबको मालूम है ना। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। लेकिन क्योंकि दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। दीज आर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, है ना। सो क्या करेंगे, यहां पर आप लिखोगे कैंसिल नहीं करेंगे, है ना। ये कैंसिल एक दूसरे को नहीं करेंगे, इक्वल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। और जब भी हम कूलम्स लॉ लेंगे ना, तो हम आज जो भी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं वो उसके वेक्टर फॉर्म पे करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। पहला वाला जो भी आपका रूल था उसको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिएगा ये मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन? हु इज दिस? मैम एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था ये तो वीडियो। लास्ट क्लास रिवीजन बच्चा, दिस इज लास्ट क्लास रिवीजन ओनली ना। कूलम्स लॉ क्या है ना। दो चार्जेस के बीच में का फोर्स निकाल रहे है ना। एफ क्यू है, ये Q1 है, Q2 है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन कूलम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स का फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है? फोर्स का जो फॉर्मूला लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हमने ये भी बोला a ने b को धक्का मारा, b ने a को धक्का मारा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। अगर यही चीज एक दोनों नेगेटिव होते तो भी रिपल्शन करेंगे, और इतना ही करेंगे। और एक अगर पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव होगा तो मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो भी मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, बस दिशा बदल जाएगी। अच्छा, अब हमने बोला कि ए ने बी को धक्का मारा, किस डायरेक्शन में धक्का मारा? बी बोलेगा मैं यहाँ जाऊंगा, बस फिक्स करके रख दिया इसलिए नहीं मूव हो रहा, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना। तो फोर्स कितना लगा? बी पे लगा फोर्स ए की वजह से। और बी भी चुपचाप नहीं बैठा, बी भी अपना ताकत दिखाएगा और ए पे फोर्स लगाएगा। और ए पे धक्का किसने लगाया? बी पे लगाया। अब यहां पर अगर बोलेंगे तो दो चार्जेस के बीच में का जो फोर्स है, ऐसा नहीं कि अगर ये छोटा है और ये बहुत बड़ा है तो भी दोनों, इसने जितना इस पे धक्का लगाएगा उस पे इतना ही धक्का इसने भी लगाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के कौन से वाले फोर्सेस हैं? एक्शन रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट टू डायरेक्शन। और सबसे बड़ी बात, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका कारण ये है कि दोनों जो फोर्सेस है, ए ने बी पे धक्का मारा, दोनों एक ही फोर्स एक ही पॉइंट पर थोड़ी लग रहा है। देखो, अगर इसने इस पे धक्का लगा, इसने इस पे धक्का लगा, दोनों पे फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कहाँ कर रहे हैं? अगर दोनों ही फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहता तभी ना कैंसिल होता। कॉमन सेंस वाली बात भाई, यहाँ पर अपन कॉमन सेंस के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा, हमने ये डिस्कस किया था कि भाई अगर आपके पास में दो फोर्स, ये वाली जो है मैंने एयर में लिया
और मान लो यही वाले चार्ज इतना ही डिस्टेंस है ना, मैंने ये वाला ये सेम चार्जेस लिया, सेम डिस्टेंस पर भी लिया, है ना, और ये Q1 है और ये Q2 है, डिस्टेंस दोनों के बीच में अभी भी आ रही है, लेकिन इसमें क्या किया हमने, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या है बताया था मैंने, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वो मीडियम होता है बच्चों, याद आ गया होगा, कि जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा सकती है, यानी फोर्स को कम कर देगा। चार्ज वही, डिस्टेंस वही, लेकिन जितना फोर्स एयर में लग रहा था, अब आप उस फोर्स को मीडियम में निकालना चाहो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, जैसे पानी, जैसे माइका, है ना, तो वो क्या बोला उसमें K टाइम्स फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। यानी अगर आपको निकालनी है फोर्स इन अ मीडियम, है ना, तो फोर्स इन अ मीडियम जो हो जाएगा, जितना फोर्स एयर में था उससे वो K टाइम्स कम हो जाएगा, K टाइम्स कम हो जाएगा, है ना, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, तो ये सेकंड पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट कवर हो गया। तीसरा, फोर्स कैसे एक्ट करता है, फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो इसके लिए हम लोग ये बतानी है कि भैया दो चार्जेस को जो लाइन जोड़ता है उसी लाइन के अलोंग ही एक्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और दूसरा डायरेक्शन नहीं लेगा, ठीक है। कोई फोर्स बड़ा कोई फोर्स छोटा हो सकता है। अगर आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस है, तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगा वो फोर्स आपका उसी दिशा में लगेगा जो आपका लाइन इन दोनों फोर्सेस को ज्वाइन करता है, ठीक है, और कोई डायरेक्शन पे मत लेना। तीसरा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज को घेर के बहुत सारे चार्जेस बैठे हुए हैं, आपको दो चार्जेस के बीच में किन्हीं भी दो चार्जेस, एक कोई भी दो पैर को पकड़ लो, मतलब दो चार्जेस को पकड़ लो, कोई भी एक पैर को पकड़ लो, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बाकी बचे हुए चार्ज के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये सेंट्रल फोर्स है और फोर्स कंजर्वेटिव भी है। कंजर्वेटिव है इसका मतलब the work done will depend only on the initial and the final point, it will not depend upon any other values. Is this clear? Yes. तो this इस पर रख करके आज का हमारा पूरा क्लास होने वाला है। So all of you put everything in अलग एक एकदम शांत जगह पे बैठ जाओ और पूरा ध्यान आज का न्यूमेरिकल्स में लगाओ, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट ऑल द न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, फटाफट करते जाएंगे। तो आज जो हमारा जो सवाल है पहला वाला, वो है कूलम्स लॉ पर बेस्ड, जिसमें हम लोग चार्जेस को ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो चार्जेस को ट्रांसफर करके, देखो विजिबल है क्या, इंक्रीजिंग द साइज, Yes, ma'am. ये थोड़ा कम कर सकते हैं, एक मिनट, या नाउ इट्स ओके, नाउ ओके, या मैंने क्या किया, दो चार्जेस हैं, पहला सवाल मेरा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि मेरे पास दो चार्ज हैं, है ना, दोनों हैं पॉजिटिव, है ना, ये देखो पहला चार्ज भी मेरा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बोले R2। पहला केस में हमने इसको रखा है हवा में, फिर वही दोनों चार्ज लेकिन डिस्टेंस को चेंज किया और उसको उठा के हमने क्या किया, उसको उठा करके किसी और मीडियम में रख दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू K। ये मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब बोलता है कि इसमें का फोर्स और केस 2 का फोर्स दोनों आपका इक्वल है, तो पता करो R0 डिवाइडेड बाय R कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आई सबको? Yes, ma'am. क्वेश्चन समझ में आई?
पहले दो चार्जेस Q1 और Q2 को हवा में रखा, डिस्टेंस था r0। अब वही चीज को हम किसी मीडियम पे लेके आ गए और मीडियम में लेके आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि उस पे फोर्स पहले जितना ही है। तो अब बताइए कि दोनों के रेशियो, हाँ, दोनों डिस्टेंसेस के रेशियो में क्या फर्क होगा, क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, यहां आ जाइए। पहला वाला फोर्स एयर के लिए क्या होगा, F0। बोलिए कितना होता है, के मतलब क्या, हाँ, के मतलब के फॉर एयर, राइट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0 का स्क्वायर। अब F इन द मीडियम कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन R, लेकिन चार्जेस वही है, डिस्टेंस चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था बच्चों, F0 और F इन द मीडियम दोनों इक्वल था। तो इक्वेट तो कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R0 square is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R का स्क्वायर। Q1 Q2 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अभी आपके पास बचा क्या, मेरे को चाहिए निकालना क्या था, R0 डिवाइडेड बाई R या R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0 का स्क्वायर, that is equal to epsilon naught divided by epsilon। ठीक है, तो इसका मतलब R divided by R naught, it is equal to epsilon naught divided by epsilon, that is equal to 1 by K, which implies R naught by R, ये R naught by that is equal to root K, R naught by R is equal to कितना आ जाएगा, root K। क्यों, K का मतलब क्या होता है, K का मतलब क्या होता है, K is equal to डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थियोरी में हमने सीखा था, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, permittivity of the medium divided by the permittivity of the air, that उतना फोर्स कम हो गया। तो हमारे पास R by R0 that is equal to root K। Got this? Got this all of you? Yes ma'am, clear. तो आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये समझ लिए कि भैया कि आपके पास में ये पहला प्रॉब्लम हमारा समाप्त। समझ गए सब लोगों ने, यस सीसी लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट, यस प्लीज राइट सीसी इन योर कमेंट बॉक्स, या फास्ट फास्ट फास्ट, या so it is clear. Now the second question what I am going to do it for you is that we are going to transfer the charge, right? Just a moment, yeah, thank you so much, everybody is writing that it is understood। ठीक है, समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। प्रॉब्लम नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस को हमने यहाँ पर Q1 रखा है, यहाँ पर अपन ने Q2 रखा हुआ है, ठीक है। अब Q1 और Q2 रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां से 25% चार्ज को निकाला और Q2 को दे दिया। तो और मैग्नीट्यूड दोनों का हम सेम रखते हैं, है ना। तो इसमें जितना चार्ज था Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड में सेम थे, इसको अपन Q रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो 25% चार्ज यहां चला गया और यहां पर कितना बचेगा, इसमें अपन को माइनस करना पड़ा। कितना माइनस करना पड़ा, तो 1/4 ऑफ Q1 को माइनस करना पड़ा, तो यहां बच गया 3/4 ऑफ Q1। अब इसमें 1/4 ऑफ क्या ऐड हो गया, दैट इज Q तो ऐड हो गया ना, तो Q1 और Q2 Q के बराबर ही है, तो यहां पर प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 5/4 ऑफ Q, है ना। तो यहां पर आ गया 3/4 ऑफ Q, क्योंकि Q1 और Q2 बराबर है। तो बोलता है दोनों का रेशियो निकालो। पहले कितना था फोर्स, पहले कितना था फोर्स, तो मैं लिख रही हूं K, Q
स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये F1 है। अब चार्ज को ट्रांसफर करने के बाद कितना था चार्ज, बोलिए, पहले वाला कितना बच गया था, बोलो 3/4 ऑफ Q, और दूसरे वाले के पास बढ़ गया, सो दैट इज 5/4 ऑफ Q। डिस्टेंस वही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी। F1 by F2 निकालना है, तो कैसे निकाले F1 by F2, बताओ। F1 by F2 K Q square divided by R square divided by 15 by 16 K Q square divided by R square। सब कुछ कट गया तो आपके पास में क्या मिला, देखो K कट जाएगा, K Q square by R square into 16 by 15 K Q square by R square, सब कटा, आपके पास आंसर में कितना आएगा, बोलो 16 by 15। बचा, समझ में आ गया? Yes, ma'am. कि अगर सिमिलरली जब 25% वाला तो अपन ने देख लिया, थर्ड क्वेश्चन में हमने कितना चार्ज को ट्रांसफर किया है, कितना चार्ज को ट्रांसफर किया है, बोलो 20%. 20%। जैसे ही ट्रांसफर किया तो पूरा 20% निकालते बैठोगे क्या, क्लास 12th में आ गए अपन, Q/5 है ना, 20% कम हो गया तो 1/50 तो हुआ ना, तो हमने इस पे जितना पहले चार्ज था उसको घटा लिया और यहाँ पर उसको जोड़ दिया। अब नया फोर्स निकाल लिया भैया, जितना नया चार्ज था डिस्टेंस तो वही रखा, अब फटाफट दोनों फोर्सेस को हमने डिवाइड कर लिया और आंसर इतना मिल गया। आ गई बात समझ में? यस, है ना। तो चलिए अब इतना समझ लेने के बाद अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर। क्या, what does the superposition principle say? The superposition principle says that कि अगर एक चार्ज के ऊपर सामने आसपास बहुत सारे आपके चार्जेस रखे हुए हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर चार्ज पर आपको फोर्सेस को निकालना है तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्सेस को निकालोगे और उन सब का वेक्टर सम करोगे, ठीक है। और जब भी हम फोर्सेस निकालते हैं बाकी फोर्सेस का कंसिडरेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, या लेती हूं, ओके। सो ये इसमें क्या करना है, जस्ट एक मिनट, we have to now do the questions which is related to the superposition principle. Now, when I say it is the related, so we'll start from a very, very simple kind of problems, right? So, I've got the superposition principle per question. तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो अभी मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जब भी कंसीडर करते हैं हमें पता है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होता है। मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है एल एल और एल ले लेते हैं, व्हाटएवर, राइट। हमको जो चार्ज रखा गया है सी पर, हाँ, ये जो सी पर रखा हुआ चार्ज है ना, इस पर फोर्स निकालना है। तो इस पर फोर्स जब निकालनी हो तो क्या करें बेटा, इस पर फोर्स निकालनी हो तो कौन लगाएगा, खुद से खुद पर फोर्स लगाएगा क्या, नहीं, है ना। पंखुड़ी खुद चार्ज, ये जो सी पे रखा हुआ चार्ज है इसमें खुद पे अपना फोर्स लगा लेगा क्या, नो मैम। तो कौन लगाएगा इसके ऊपर पे फोर्स, कौन लगाएगा इस पे फोर्स, ये क्यू, जो तीनों में क्यू है ना, देखो ये वाला भी क्यू है, ये वाला भी क्यू, तीनों जो फोर्सेस हैं, तीनों चार्जेस, सॉरी, तीनों चार्जेस जो हैं तीनों ही आपके क्यू हैं, हाँ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, अभी थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, तो ये क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, तीनों क्यू है, हाँ सॉरी रेड रेड कर देना पड़ेगा ना, तीनों चार्ज पॉजिटिव है, हाँ। तो पहला वाला भी चार्ज पॉजिटिव, दूसरा भी चार्ज पॉजिटिव और तीसरा भी चार्ज पॉजिटिव और तीनों की मैग्नीट्यूड सेम। तो अब बताओ ये जो चार्ज ए पे रखा हुआ है ना, हाँ, ये सी पे रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, तो आप बोलोगे रिपेल करेगा मैडम,
और किस दिशा में करेगा? मैंने कहा रूल क्या था, रूल क्या था, याद करो। वो रूल ये बोलता है कि दो चार्जेस रखे हैं, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन बनाओ, उसी डायरेक्शन पे फोर्स हो सकता है, इसके अलावा कोई डायरेक्शन पे फोर्स तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लो। तो Q और Q जो A पर और C पे रखा हुआ है, ये जो लाइन है AC के अलोंग होगा, और इसको मैंने कह दिया F। अब आती है बारी किसकी? जो B पर चार्ज रखा हुआ है, उसने भी तो उसको रिपल ही करना है, तो इस पे भी जो फोर्स होगा Q पर ऐसे लगेगा। तो क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे? आप बताइए। यस, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम है, तो फोर्स का अगर तुम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करोगे तो इतना ही होगा। दिशा अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और इसको मैं सिर्फ F लिख रही हूँ ना, तो ये वैल्यूज को अभी फिलहाल कंसिडर नहीं कर रही हूँ, दोनों फोर्स इक्वल है। अच्छा, आप बताओ ये दोनों, ये वाली एंगल कितनी होगी? 60 डिग्री। हाँ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो 60 डिग्रीज ही होगा, तो ये भी तो 60 डिग्रीज होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे? हाँ, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाएंगे। तो हमें पता है कि F रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos 60 डिग्रीज, और पूरा रूट के अंदर, तो ये आ गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, दोनों कट गया, तो ये बन जाएगा √3F का स्क्वायर। तो अपन को रूट निकालने के बाद √3F, और इसकी दिशा कैसी होगी? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं, सिंस बोथ फोर्सेस आर इक्वल, आप एक काम करिएगा, इसका बाइसेक्टर बनाइए ना, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, है ना, तो या somebody's mic is on, please put it off. तो ये जो रिजल्टेंट होगा, this will be the direction. Since both the forces are equal, the resultant will act along the bisector of direction of two individual forces. Is it clear? Understood this one? Understood all of you? Yeah. In this, what we have to do is, we have to again find out the force on the charge which is placed at C. बताइए इसमें क्या करना होगा? ये तो नेगेटिव ना, तो नेगेटिव क्या बोलेगा? नेगेटिव क्या बोलेगा? हम करीबा बोले। यहाँ पर आएगा, और ये क्या बोलेगा? जाओ मुझसे दूर जाओ। तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, और हमने क्या बोला? इस केस में दोनों फोर्सेस के बीच में वेक्टर का नियम क्या कहता है? वेक्टर का नियम आपसे ये बोलता है भैया कि जो भी पॉइंट आप कंसिडर करोगे, दोनों फोर्सेस को बाहर जाना चाहिए, वही उन दोनों के बीच का एंगल है। लेट इट मी कंसिडर एज थीटा, और इसमें थीटा की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 120 डिग्रीज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम का है, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम, दोनों को मैंने FF लिखा, जितना मैंने पहले क्लास में कैलकुलेट किया ना उतना ही आएगा। तो अब इस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा? तो आप लिखोगे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos 120 डिग्रीज। cos 120 होता है माइनस हाफ, सो ये आ गया 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर इंटू हाफ, और यहाँ पर रूट आया तो 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में ये फोर्स कितना आ जाएगा? 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर F ही होता है। और मैंने क्या बोला? अगर कोई फोर्स दोनों इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे जाएगा? बोलो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बोलिए। ऐसा, हाँ, तो ये वाली एंगल कितनी होगी? जो हमारा
रिजल्टेंट फोर्स है, ये F रिजल्टेंट, ये भी मेरा F होगा, और वो दोनों फोर्स के साथ कितना कितना एंगल बना के जाएगा, तो बोले एकदम बाइसेक्टर से होता हुआ जाएगा, और ये रूल हमेशा दो इक्वल फोर्सेस के बीच में लगने पर होगा। अंडरस्टूड? यस। यहां पर मेरे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। अब इस एबीसी ट्रायंगल में हमारे पास एक पॉइंट है O, एंड O is the centroid, और मुझे Q is kept at O। सो इस पे अपन को निकालना है, फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल Q, और मैंने ये कैपिटल Q को लाल से ही मार्क करना है। अगर मान लो कि लाल से मार्क किया तो समझ जाओ कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब बताइए कि इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो ए पे बैठा हुआ चार्ज लगाएगा फोर्स ऐसे, तो F रहेगा। ये फोर्स कैसे रहेगा, ये भी आपका F, और ये तीसरा फोर्स लगा, और ये भी फोर्स, क्योंकि ये तीनों का डायरेक्शन जो रहेगा अलग अलग भले है, लेकिन ये डिस्टेंस के बारे में बोलिए। OA is equal to OB is equal to OC, तीनों डिस्टेंस सेम होगा। हाँ बोलो, ज्योमेट्री में पढ़े थे ना, हाँ निकाल के भी देख लो, ये उतना ही होगा, तीनों डिस्टेंसेस आपके सेम होंगे। ये मैं ज्योमेट्री यहाँ पर सिखा नहीं रही हूँ ना, तो बना लोगे ना? यस, बहुत बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, है ना। तो OA is equal to OB is equal to OC, and let me consider that is equal to R। तो F भी तो सेम ही होगा ना, तो हर किसी का F due to A is equal to F due to B, and that is also equal to F due to C कितना होगा, तो आप बोलोगे कि स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो ये फोर्सेस कैसे लग रहा है बेटा, तो एक बोले ऐसे गया, एक बोले ऐसे गया, एक बोले ऐसे गया, तो तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, और इन तीनों के बीच में आपस में एंगल्स की बात करो तो 120 120 120 डिग्रीज का हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है आपको, ये तीनों फोर्सेस हैं, तो फुल सर्कल होता है, तीनों एकदम इक्वल फोर्सेस है, इक्वल इक्वल एंगल होना चाहिए, 360 डिवाइडेड बाय 3, 360 डिग्रीज होता है ना एक सर्कल का। कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्रीज, और उसको डिवाइड किया तो ये मेरा 120 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने का दो तरीका है। तो पहला तरीका ये कि हम लगाएंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द लैमीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम, अगर कोई तीन फोर्सेस हैं और उनको हम ट्रायंगल के साइकिल साइड से अगर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये फोर्स कैसे क्या, ये फोर्स F1, ये फोर्स अगर F2 है, और ये फोर्स अगर F3 है, तीनों साइकिल में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, साइकिल दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है ना आपको, देखो एक के पूछी पकड़ के दूसरा गया, हाँ? देखो पहले का टेल, दूसरे का हेड, दूसरे का उसका टेल और उसका हेड, मैंने हर किसी के हेड पे दूसरे का टेल रखा हुआ है ना। तो इस केस में F1 प्लस F2 प्लस F3 विल बिकम 0। अब यहां पर देखिएगा, इसी को मैं वापस रीड्रॉ कर रही हूं, ध्यान से देखना। हाँ, मैंने ये कलर कोड लगा देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन सा फोर्स को कंसिडर कर रही हूँ। पहले येलो वाले को कंसिडर कर रही हूँ, है ना। तो जब मैं येलो वाले फोर्स को कंसिडर करी थी, इसके पैरेलल यहाँ पर एक फोर्स ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये येलो वाला फोर्स है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, पहले वाले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, बस क्या नहीं चेंज करना है बच्चा, क्या नहीं चेंज करना है, फोर्स का एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकती हूं मैं, क्या चेंज करना है, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, और क्या नहीं चेंज करना है, मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं करना है। तो मैं दूसरा फोर्स जो ये वाला है ना, कौन सा वाला, ये हरा वाला फोर्स को मैं लिख रही हूं, और यहां
उसके पहले वाले का डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही हूँ और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे रख रही हूँ। ये मेरा सेकेंड वाला है। अब तीसरा वाला मैंने फोर्स को लिया जो मेरा ब्लू वाला है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, ये कैसे जा रहा है, देखो ये ऐसे है ना। तो आपने क्या देखा, पहले वाले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, और जब दूसरे वाले टेल के ऊपर, हेड के ऊपर तीसरे वाले का टेल रखा, तो आपका जो तीसरे वाले का हेड जाकर के पहले वाले टेल के साथ में टकरा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास हम लगा सकते हैं क्या लॉ, लैमीज थ्योरम। और लैमीज थ्योरम हमसे ये कहता है कि इन तीनों फोर्स को जोड़ोगे तो तीनों फोर्स का जो सम होता है दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको भी हमने बना लिया, तो ऐसे ही आया, तो ऐसे ही आया। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, बोलिए, यहाँ पर F net will be equal to 0। क्लियर है आपको? Yes, ma'am. क्लियर है? यहाँ मैंने Yes, कम ma'am. लगा के किया, ठीक है। अभी मैं कई लोगों को जानती हूँ कि कई लोगों को अभी रेजोल्यूशन ऑफ दी वेक्टर्स नहीं आ रहा है। मैं एक और क्लास ले लूंगी जिसमें मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लगा के उसमें आपको सिखा दूंगी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, और इसी प्रॉब्लम को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास में ऐसा कुछ है, यहाँ पर जो चार्जेस हैं Q और Q, देखिए 2 पॉइंट्स पर, A पर कोई चार्ज नहीं है रे बाबा, देखो ध्यान से, यहाँ पर B पे चार्ज है, C पे चार्ज है, और तीसरा कहां पर है, तीसरा कहां पर है, तो बोले सेंट्रॉइड के ऊपर है ना। तो इस सेंट्रॉइड पे रहने की वजह से ये Q और ये Q क्या करेगा, ये दोनों Q क्या करेगा, बोलो बोलो, मैम ये उसको भगा दे। और ये भी, इसका भी फोर्स लगा तो ये भी ऐसा, क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, हाँ डिस्टेंस सेम है, आर भी सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी F और ये भी F, और दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल तो बताओ रे, देखिए टोटल एंगल कितना है, बता जल्दी, 60 डिग्री। ये वाला कितना होगा, 30. ये 30, और ये भी हो गया 30, तो 30 30 हो गया 60, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 120। तो 120 हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो क्या बोलना चाहिए, एंगल ऑफ बाइसेक्टर निकालूंगी मैं, ये ऐसे जाएगा, ये किसका दिशा है, दिस इज द फोर्स जिसका रिजल्टेंट निकला, और क्या है ना। तो अभी आपको अगर फोर्स रिजल्टेंट निकालना है तो फोर्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप तो पहले भी निकाल लिए थे ना, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F into F into cos 120 degrees, so that is equal to 2F square plus 2F square into minus half पूरे का रूट, so that is equal to कितना हुआ रे बच्चा, ये तो F ही होगा, FR कितने के बराबर होगा, वो F के बराबर ही होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, बोलिए, ये जाएगा सीधा O तक, O से लेकर के A तक, है ना। डायरेक्शन will be along O से लेकर के A तक का, सब लोग एग्री कर रहे हो ना मेरे साथ कि O से लेके A की डायरेक्शन पे ही जाएगा उसका रिजल्टेंट, कि नहीं एग्री कर रहे हो, समझ जाओ बच्चा, ये 60 डिग्री तो बनाएगा क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स हो तो उसका बाइसेक्टर भी होगा, बाइसेक्टर कहां जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है भैया, हाँ तो तीसरे वर्टेक्स से होके ही जाएगा ना, मैथ्स में अपन पढ़े थे, बस वही लगाना है, ठीक हो गया। चलिए अब आते हैं, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, स्क्वायर पे अगर रखा हुआ तो क्या होगा, यहां देखो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर, चार्ज निकालना है, जो सी पे पड़ा हुआ है उस पे निकालना है, कैसे निकालोगे, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, फटाफट बताऊंगी आपको, चलो आप लोग बताओ कैसे कैसे निकलेगा, ये क्या बोलेगा, बी पे रखा हुआ चार्ज क्या बोलेगा, ऐसे जाओ, और ये क्या बोलेगा, ऐसे जाओ, बोलेगा कि नहीं, हाँ यस मैम। Yes, ma'am. दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ,
तो बोले 90 डिग्रीज का हो गया, 90 है ना? तो 90 डिग्रीज का हुआ, दोनों इक्वल भी है ना, तो इसका बाइसेक्टर के अलोंग ही होगा। यानी अगर मैंने डायगोनल बनाया, रिजल्टेंट फोर्स बाहर की ओर निकलेगा और वो डायगोनल के अलोंग जाएगा। चल निकालो एफ आर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ff इनटू cos 90 डिग्रीज। cos 90 कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो भैया यहाँ तो सिर्फ 2f स्क्वायर बच जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू √2f। लो ये भैया ये √2f आ गया, और ये एंगल कितना कितना होगा, 45 डिग्रीज का होगा। खत्म प्रॉब्लम, राइट? ओके, चलिए अब आते हैं, हमारे पास 4 चार्जेस हैं, चारों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये सी पे पड़ा हुआ चार्ज है, उस पे कितना फोर्स लगेगा, नेट वाला जल्दी बताओ। नेट फोर्स किस पे निकालना है, इस पे निकालना है। कैसे बनाओगे, जल्दी जल्दी, कम ऑन। ए बी सी और डी। सी पे फोर्स खुद पे नहीं लगा, ये बचे 3 चार्जेस हैं वो लगाएंगे। तो ए पे बैठा हुआ चार्ज वो बोला ऐसे निकालो, ये बोलेगा ऐसे जाओ और ये बोलेगा ऐसे जाओ। ये कितना था एफ, ये भी कितना था एफ। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है रे, अगर ये ए है ये ए है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, AC कितना होगा, √2a। ये हो जाएगा ना। तो आपको निकालना है ये जो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी है ना, उनका मॉड बराबर होगा, और इसको हम लोग ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, पुट इट एज एफ। जब हम लोग फोर्स एट ए वाले को निकालेंगे तो ये हो जाता है ए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a का स्क्वायर। सो दैट इज, अगर एफ ए की मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाती है, देखो क्या हो रहा है, ये आ रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया, मेरा f/2 हो गया। अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम में तुमने यही फोर्स का तो निकाला था ना, देखो एफ ए एफ बी और एफ सी का आपने ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू को निकाल रखा है ना बेटा, वैल्यू निकाल रखा है ना, √2 टाइम्स ऑफ एफ निकाल लिए थे ना पहले, इन दोनों का जोड़ yes ma'am होगा। तो ये भी डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकला, ये दोनों को मिला करके ये आया √2f, और f/2 उसी डायरेक्शन पे जुड़ गया। सो व्हाट विल बी द नेट रिजल्टेंट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन पे लग रहे हैं F1 और F2, भैया तुमने भी धक्का लगाया, तुम्हारे दोस्त ने भी धक्का लगाया, एक ही डायरेक्शन पे दोनों धक्का लगाया, दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएगा, ऐड हो ऐड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, √2f प्लस f/2, अरे f को उठा कॉमन और ये हो गया √2 प्लस 1/√2, उतना यूनिट्स आएगा, खत्म बात। ठीक है, बहुत ज्यादा डरने धमकने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल सरल प्रॉब्लम्स होते हैं, और इतना ही आता है, ये मैं नीट लेवल का भी प्रॉब्लम्स करवा ले रही हूँ। ठीक है, हाँ अच्छा अब बता, ये 4 फोर्सेस 4 चार्जेस रखे, Q1 Q ए पे बी पे सी पे और डी पे। अब बता ये कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगेगा, बताओ जल्दी। 0। हाँ 0 क्यों, 0 हाँ ये डायगोनल बनाओ, वेरी गुड, जिसने भी जीरोस बोला वो तो आपको अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। ये बोलेगा इधर जा, किसने बोला, यहाँ जो पड़ा हुआ है ना, ये बोलेगा ऐसे जा। अब मैं इसको पूछती हूँ, ये बोलेगा इधर जा। अब मैं पूछती हूँ इसके पास, तो ये बोलेगा इधर जा, और फिर मैं पूछती हूँ किससे, ये वाले से, तो ये बोलेगा अब तुम इधर जाओ। अरे भैया सबका चार्जेस सेम, डिस्टेंसेस भी सेम, तो आप देख रहे हो कि ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, यानी FC और FA दोनों एक दूसरे को क्या किए, कैंसिल कर लिए। और वैसे ही ये रहा मेरा FB का डायरेक्शन और ये रहा FD का डायरेक्शन।
एफ बी और एफ डी बी क्या किए, ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिए। सो ये दोनों मिला के 0 बने, ए और सी वाले फोर्सेस को मिला के 0 और बी और डी वाले फोर्सेस को भी मिला के 0। तो नेट फोर्स क्यू पर कितना लगेगा, तो 0 ही लगेगा ना। हाँ, तो 0 वेक्टर्स ही लगेगा, बस इतना ही था, है ना। तो समझ में आ गया सबको। चलिए अब आते हैं हमारे पास में एक और जो अरेंजमेंट है, इसको आप लोग ही करना, मैं नहीं कर रही। चलो, यहाँ पर एक फोर्स चार्ज क्यू और यहाँ पर दूसरा चार्ज, और जहां डायगोनल्स एक दूसरे को मीट करते ना, यानी इसका स्क्वायर का डायगोनल जहां पर मीट करते हैं, और स्क्वायर जो है वो ए बी सी और डी है, और इसका जो डायगोनल मीट करता है, इसका जो सेंटर है स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू ओ, राइट। यहाँ पर एक चार्ज बैठा हुआ है और वो चार्ज है कैपिटल क्यू। आपको इस पर फोर्स लगाना है, यहाँ दोनों में चार्ज है ही नहीं, जो भी चार्ज है वो सी और डी पर रखा गया है और वो भी क्यू है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बताइए कि कैपिटल क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, बताएं बताएं बताएं। डी पे रखा हुआ चार्ज बोला, अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इधर करेगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, यस। और दोनों के बीच में ये वाली एंगल कितनी है, 90 डिग्रीज, है ना, क्योंकि स्क्वायर है 90 डिग्रीज होगा ना। हाँ, 90 90 90 90, हाँ 360 था। तो अब बताइए दोनों के बीच में से ऐसे करके मेरा रिजल्टेंट निकलेगा, और ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2f ही होगा, और ये कितना कितना एंगल्स बनाएगा दोनों फोर्सेस के साथ। हाँ, आपको पता है ये 45 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। समझ में आ गया? यस यस मैम। हाँ चलो। यस मैम। सो अब अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन का नाम है ए बी सी डी ई और एफ। चलो रे बच्चा लोग, इस चार्ज क्यू जो इसके सेंटर पर रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी जो सारी, हाँ 0 तो है, बहुत ही आसान है। यहां देखो, मुझे पता है इसने बोला इधर जाओ, हर कोई जो फोर्सेस लगेंगे इक्वल ऑपोजिट लगेंगे, सारे फोर्सेस यहाँ पर, तो F कितना हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए अब इस केस में बताइए, इस केस में क्या 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव दिया हुआ है। क्या बेटा, नेगेटिव में दिया हुआ है। नेगेटिव में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है वेदांश। देखो इसने क्या बोला, यहाँ पर जो Q को A पे रखा हुआ चार्ज ने क्या बोला, A पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये बोलेगा यहाँ जुड़ जाओ, अब ये बोलेगा पास हो। तो यहाँ अगर पहले वाले की वजह से फोर्स F है, तो दूसरा वाला भी उसी डायरेक्शन पे लग रहा है F, तो दोनों मिलकर के कितने हो गए, दोनों जुड़ गए, और यहाँ पर लगने वाले कुल मिला के फोर्स कितना हो गया, 2F। यहाँ पर कितना फोर्स लग गया, 2F लगा। उसी तरीके से आप यहाँ आइए, हाँ B ने क्या बोला, B ने क्या बोला Q को, आओ इधर, है ना, और F फोर्स ही लगेगा। इसने क्या बोला, जाओ दूर, तो ये भी F, तो यहाँ पर भी कुल मिला के फोर्स कितना हो गया, 2F हो गया। हाँ या नहीं, ये दोनों जुड़ गए तो 2F हो गया। अब आ गए हमारे पास ये वाले, C ने क्या बोला, C ने बोला दूर जा, और F ने बोला पास आ, तो ये भी दोनों सेम होंगे, और इधर का भी तीनों फोर्स कितना हो जाएगा, 2F। तो अब मेरे पास 3 फोर्सेस लगे रे बेटा, 3 फोर्सेस लगे, कैसे कैसे, पहला इन दोनों के बीच में का एंगल बता, इन दोनों के बीच का एंगल बता। हाँ ये 2F और 2F के बीच 120 120। अब इन दोनों के बीच का एंगल बता, 120 120, और यहाँ कितना हो गया, 120। हाँ 120। ये भी 120। तो आपने क्या देखा कि एक फोर्स ऐसे यानी 2F वाला, और इससे 120 बनाते हुए एक और जो फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड आपके पास सेम, और जो तीसरा वाला फोर्स है
वो भी मैग्नीट्यूड में रहा 2f, लेकिन इन तीनों के बीच में एंगल कितना कितना आ गया 120 120 120 120। तो बताइए इस पे नेट फोर्स के ऊपर अब कितना लगा? Zero. जीरो। क्यों? कौन सा थियरम? कौन सा थियरम? Lami's theorem. Lami's theorem. By Lami's theorem, F net again that is equal to 0 हो गया। आ गया समझ में? Yes? Yes, ठीक है ना? ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes. Yes, ma'am. okay. अब यहाँ पर 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। अब बताओ 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, अब क्या होगा? मैंने बोला इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शायद ही होगा। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ये खींचा, ये धक्का मारा, ये खींचा, इसने धक्का मारा, ये खींचा, ये नेगेटिव वाला खींचा, पॉजिटिव वाला धक्का मारा, तो ये कितना हो गया? 2f 2f और 2f। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes. इसको मानो F1, इसको मानो F2 और इसको मानो F3। क्या F1 और F2 को जोड़ें तो उसका डायरेक्शन will be along F3? Yes, no? हाँ जी बेटा, F1 और F2 को जोड़ेंगे तो वो F3 के along होगा, होगा या नहीं? Yes, ma'am. होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों 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 क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों फोर्सेस का सेम है। तो हमने क्या बोला कि दो फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां के अलोंग एक्ट करेगा? F1 का मॉड इज इक्वल टू F2 का मॉड, है ना? और क्या होगा? Therefore, the resultant acts along bisector that is same as that of F3 फोर्स के along होगा। तो बताइए दोनों का F का F1 एंड F2 का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो F जो निकालेंगे FR1 that is equal to under root of F square plus F square plus 2F into F, और दोनों के बीच में एंगल कितना था? cos 120 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? F कई बार अपन कर चुके हैं, तो एक F है और एक इसके साथ में रिजल्टेंट भी जुड़ गया। सो नेट फोर्स कितना होगा? Therefore F net जो होगा that is equal to 2F plus F that is equal to 3F along, क्या आएगा? along O से लेकर के A की ओर लग जाएगा। आ गया समझ में सबको? आ गया Yes, समझ ma'am. में सबको? यस, ओके। Yes. नाउ आज के क्लास के बाद इसको पूरा अच्छे से नोट कीजिएगा। पीडीएफ मैं अभी भेज रही हूँ, है ना? तो ये नोट हो जाना चाहिए। जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ इट विल बी ऑल्सो पोस्टेड इन द रेलेवेंट जगह जहां पर होना चाहिए, वहां पर भी मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन ये मेरे को नोट्स में मिलना चाहिए। गॉट दिस ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. थैंक यू सो मच बच्चों। Yes, ma'am. थैंक यू। आज की क्लास को लिखो जल्दी से, कितना परसेंटेज? या हाँ जी, या आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो सॉरी मेरा ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। होता है फ्लो में, जब भी करते हैं तो फटाफट करते करते गड़बड़ हो जाती है। मैंने F लिख दिया था ना पिछले इसमें, नहीं F नहीं है वो, हर एक फोर्स जो है आपका 2F के बराबर था, तो 2F का स्क्वायर ना होगा, तो 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F इंटू cos 120 डिग्रीज, तो रिजल्टेंट निकालोगे तो 2F होगा। अब कैसे करें?
अब आप देखोगे तो यहां दिख रहा है आपको, ऑलरेडी मेरे पास एक 2f था, अब ये 2f का रिजल्टेंट भी 2f हो जाएगा, तो टोटल दोनों 2f प्लस 2f कितना होना चाहिए? हाँ 3f गलती बोल दी थी ना, 4f होना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू।